वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी। और बेटा बात करते हैं आज के सेशन में 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, परमाणु संरचना हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उनको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जिसमें हमने अब नील्स बोर के द्वारा दिए गए मॉडल की हम बात करते हैं, जिसमें रेडियस की बात की जाती है, जिसमें वेलोसिटी की बात की जाती है, जिसमें एनर्जी की बात की जाती है। तो वहाँ पर हमने तीन इक्वेशन वहाँ पे पढ़ी हैं, जिसमें रेडियस की बात करें तो 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू किस में आती है, पाइकोमीटर में आती है, जिसको हम पीएम से डिनोट करते हैं। पाइकोमीटर कितना होता है तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। रेडियस उस ऑर्बिटल की रेडियस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, चक्कर लगा रहा होगा। तो ऐसे में एन जो होगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या हो जाता है। ये वैल्यू वेरी कर सकती है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से स्टार्ट होगी और ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है। Z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, तो ऐसे में ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर एटम वेरी करे, जैसे में अगर बात करें कि He पॉजिटिव अगर हो, हीलियम पॉजिटिव हो, तो ऐसे में वहाँ पर Z का वैल्यू 2 होगा। ऐसे में अगर आप लिथियम 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर Z का वैल्यू 3 होगा। क्लियर है। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है रेडियस वैल्यू बढ़ती है, यानी रेडियस बढ़ेगी। ठीक है। और इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो इसमें होगा क्या, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अगर n बराबर ये है वैल्यू और n बराबर 2 ये है, ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 1 को आप k सेल भी कह सकते हैं और n बराबर 2 को l सेल कहते हैं। इसी तरीके से n बराबर 3 को m सेल कहते हैं और n बराबर 4 को क्या कहते हैं, n सेल कहते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में है, आप ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ की ये जो रेडियस है ये कम है, जबकि यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इस ऑर्बिटल की रेडियस देखिए आप ध्यान से, ये ज़्यादा है। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि n1 से n2 हो गया, n बराबर 1 से क्या हो गया, n बराबर 2 हो गया। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है r की वैल्यू बढ़ती है, ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन Z तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर एटम वेरी करेगा तो ऐसे में क्या करेगा, Z भी वेरी करेगा। ये बात ध्यान रख ले। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो आता है सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी की बात कर लें तो वो वैल्यू कितना आता है, 2.18 इंटू 10⁻6, है ना। और ये वैल्यू इंटू क्या होता है, यहाँ पर Z/n होता है, ये वैल्यू आता है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में ही डिनोट करेंगे। बात आता है कि यहाँ से Z एटॉमिक नंबर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे Z बढ़ता है ऐसे में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे Z बढ़ता है तो ऐसे में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। और जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसे में उनका अट्रैक्शन या उनके द्वारा लगाने जाने वाला अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन पर वो बढ़ेगा। तो उसी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको डायग्राम से आप समझिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, ऑर्बिटल्स होंगे। इन ऑर्बिटल्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये n बराबर 1 मान ले, ये n बराबर 2 है, ये n आप इसको k सेल, l सेल इस तरीके से कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में बैठा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ना कम है। अभी हमने क्या लिखा था इक्वेशन में, Z/n लिखा था। हमने क्या कहा कि Z का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे में क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई Z बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो Z जैसे जैसे बढ़ेगा वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और इसी पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका अट्रैक्शन ना न्यूक्लियस के ऊपर, इसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर है। तो Z के बढ़ने की वजह क्या थी ये समझ ली। लेकिन n जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे हम अगर हम बात को समझें तो n बराबर यहाँ पर 1 है,
n बराबर यहाँ पर कितना है 2 है। n बढ़ गया तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे में एट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने से इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम होगा। ऐसे में इसके ऊपर ना उतना कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, ये वाली जो लेंथ है आप ये समझिए, ये लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी, और ये तभी बढ़ेगी जब n का वैल्यू बढ़ेगा। तो n के बढ़ने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाता है, ये बात ध्यान रख लिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी को आप ध्यान से समझिए। एनर्जी को हमने लिखा था वहाँ पर -2.18 इंटू 10 पावर कितना होता है, -18 होता है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, Z²/n² होता है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ में क्या है। ये नेगेटिव साइन, पहली बात तो ये डिनोट क्या करता है ये समझ लो। नेगेटिव साइन इस बात को डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक एट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और उसी एट्रैक्शन फोर्स की वजह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले एट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसी एनर्जी रिलीज को हम दिखा रहे हैं, एनर्जी लॉस को हम क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, ऋणात्मक चिन्ह से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। अब समझिए इस चीज़ को कि एनर्जी जब आपने लिखी तो वहाँ पर दो चीज़ें आई आपके पास डायरेक्टली। अगर आप वहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, नेगेटिव में है लेकिन यहाँ पर क्या है, Z²/n² है। अब आप समझे इस चीज़ को, Z बढ़ेगा तो ये एनर्जी बढ़ेगी, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर होता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, क्योंकि Z जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो ऐसे में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ये बात आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ एनर्जी लॉस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। लेकिन अब अभी हम स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इस इक्वेशन को समझने की ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, और साथ में ये Z और N से किस तरीके से एनर्जी अफेक्ट होगी। Z की बात हमने कह दी क्या, कि भाई Z जैसे जैसे बढ़ता है प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ऐसे में ये वैल्यू ना ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा, और ज़्यादा नेगेटिव अगर मिलेगा ये वैल्यू, तो ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ये बात आप समझ गए। एन किस तरीके से इसको अफेक्ट करेगा, तो एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, अब इसको समझ लो कि एन जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, एन जैसे जैसे बढ़ता है, मुझे बताओ ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव साइन को अभी छोड़ दो, ये समझो कि एन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि आप बड़ी वैल्यू का भाग दे रहे हैं छोटी वैल्यू पे। अगर n बढ़ रहा है तो ऐसे में ये ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। छोटी मिलने का मतलब है कि आपके अंदर यहाँ वैल्यू क्या मिला आपको, नेगेटिव साइन है, या नेगेटिव साइन है, तो ये अगर ये वैल्यू छोटी है और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव के अंदर छोटी वैल्यू क्या होती है, असल में बड़ी होती है। नेगेटिव में छोटी वैल्यू असल में बड़ी होती है। तो आप ध्यान से समझो कि एनर्जी क्या हो गई यहाँ पर, एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, रिलीज़ होगी। यहाँ एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज़ ही होगी, लेकिन एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर रिलीज़ होगा, ये बात समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ हुई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या था, तो ये तीनों पॉइंट आपको आपने समझ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आज का हमारा सेशन है। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो रेखा स्पेक्ट्रम दिया था किसने, नील्स बोर ने। किसने दिया भाई, नील्स बोर ने हाइड्रोजन के लिए रेखा स्पेक्ट्रम बताया था, उसी को हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। हाइड्रोजन की रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर के मॉडल का उपयोग करके खंड 2.3.3 में बताए गए हाइड्रोजन परमाणु की रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या का मात्रात्मक रूप में विश्लेषण किसने किया है भाई, नील्स बोर ने किया है। अब नील्स बोर के अभिग्रहित तो आपको याद होंगे ही। उनमें से जो दूसरा अभिग्रहित है वो ये कहता है कि भाई निम्न से उच्च ऊर्जा, या फिर ये कहें कि उच्च मुख्य क्वांटम संख्या की कक्षा में गमन करने पर विकिरण या ऊर्जा का अवशोषण होता है, जबकि विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के उच्च से निम्न कक्षा की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करने पर होता है। यानी दोनों कक्षाओं के बीच का जो ऊर्जा अंतर आप लिखेंगे वो डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखेंगे। इस चीज़ को समझो क्या है ये भाई, सिंपल सा है। आप ये समझिए, ये अगर न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है
तो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, इसको आप k कह सकते हैं, इसको आप l कह सकते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से या उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च क्वांटम संख्या, n को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से या हम कहें हाई एनर्जी लेवल से या उच्च क्वांटम संख्या से निम्न क्वांटम संख्या वाले ऑर्बिटल में आता है, ठीक है, ऑर्बिट में आता है, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही इस कक्षा में ये आया तो हुआ क्या, इसकी एनर्जी थी ज़्यादा, इसकी एनर्जी है कम, तो कम में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ को हम दिखाते हैं नेगेटिव साइन से। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पर कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए, या फिर ये कहें कि निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर से उच्च क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर में चला जाए, तो ऐसे में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्व करेगा, ऐसा तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्व को हम क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये दोनों टर्म्स याद रख लें। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो ये 2 एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये समझिए कि ये हायर एनर्जी लेवल है, उच्च ऊर्जा स्तर है, और ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, जिसको लोअर एनर्जी स्टेट आप कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट बोल दो। तो ऐसे में क्या होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो ऐसे में उसको ये वाला एनर्जी गैप, ठीक है, इसकी अपनी एक एनर्जी है, इसकी अपनी एक एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी एक दूसरे से अलग है, ये वाली एनर्जी इससे ज़्यादा है, तो ऐसे में इस स्टेट तक पहुंचने के लिए, इस लेवल पर पहुंचने के लिए उसको ये वाला एनर्जी गैप ना भरना पड़ेगा, इस एनर्जी के बराबर इसको एनर्जी चाहिए, तभी ये यहाँ पर पहुंच पाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी पहुंचेगा जब इसको ये वाला एनर्जी गैप मिल जाएगा, यानी ये एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, और ऐसे में कितनी एनर्जी अवशोषित कर लेगा, डेल्टा ई, इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। दूसरी बात आती है, इसको भी समझो, ये 2 एनर्जी स्टेट है, अभी सेम कहा कि हाई एनर्जी लेवल है, ये लो एनर्जी लेवल है। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर होगा तो ऐसे में वो एनर्जी रिलीज़ करके ही यहाँ पहुँच सकता है, बिकॉज इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो लोअर में पहुँचने के लिए उसको एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिलीज़ को हम नेगेटिव साइन और इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन को समझो। इस इक्वेशन में क्या बताया गया है, इस इक्वेशन में देखो, डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल का मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचा कहाँ पर है। ठीक है, पहले कहाँ था उससे मतलब नहीं है, फाइनली कहाँ पहुंचा, ई फाइनल उसको कहा जाएगा, उस स्टेट की एनर्जी। क्लियर है, और ई इनिशियल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था, अब वो निम्न में था, ऊर्जा स्तर में था, या उच्च ऊर्जा स्तर में था, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की बात हो रही है। अब ध्यान से इस चीज़ को, इस इक्वेशन को समझ लो। डेल्टा ई इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। डेल्टा ई इक्वल्स टू, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, पहले हमने एक इक्वेशन वहाँ पे पढ़ी है, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ई एन यानी nth ऑर्बिटल की जो एनर्जी आती है वो कितनी आती है, ई एन इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू 1/n² होता है। ठीक है, यहाँ जो 1 था ये कहीं ना कहीं क्या था, एटॉमिक नंबर था जो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो वापस वहीं पहुंचते हैं अपन, यहाँ रहा ये अपना टॉपिक है। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखो ई फाइनल और ई इनिशियल, यानी हर एक स्टेट की अपनी एनर्जी होती है, तो हमें फाइनल स्टेट की भी एनर्जी लिखनी पड़ेगी, इनिशियल स्टेट की एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम किसी भी स्टेट की एनर्जी लिखते हैं तो nth ऑर्बिटल की एनर्जी को लिखते हैं हम माइनस आर एच इंटू 1/n² लिखते हैं। क्लियर है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि इन दोनों एनर्जी स्टेट का हमें क्या लेना है, एनर्जी डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, एनर्जी का डिफरेंस लेना है। तो एक बार आप लिखेंगे फाइनल के लिए, एक बार लिखेंगे आप इनिशियल के लिए, और बीच में क्या है, नेगेटिव साइन है। आपने फाइनल के लिए भी लिख दिया आर माइनस आर एच अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ पर आपने माइनस इंटू माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपको समझ आ गया होगा। एन आई क्या है, प्रारंभिक ऊर्जा स्तर कह सकते हो। ठीक है, और एन फाइनल अंतिम ऊर्जा स्तर। अब वो अंतिम क्या हो सकता है वो आप देख लीजिए, इनिशियल क्या हो सकता है वो आप देख लीजिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर हुआ क्या है,
इस इक्वेशन को अगर हम आगे सोल्व करें तो ध्यान से देखो, इन दोनों में आर एच है, आर एच इसमें भी है तो इसमें भी है, आर एच को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो एन आई तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू होगी, एन आई वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू को पहले रख दिया ताकि हमें डिफरेंस की तरह इसको दिखा सकें। इसलिए हमने क्या लिखा, आर एच इंटू हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दिया और माइनस में नेगेटिव वैल्यू को हमने बाद में लिख दिया, बिकॉज एन फाइनल तो अभी भी नेगेटिव ही है। क्लियर है। फिर हमने क्या कहा कि भाई आर एच का वैल्यू कितना होता है, आर एच का वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल के टर्म में, एनर्जी के टर्म में बात कर रहे हैं तो ये इतना होगा, इनटू हो जाएगा 1/n² इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। ये तो आ गई आपको वो एनर्जी का, अब ये आपको वो एनर्जी मिली है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, जिन दो एनर्जी डिफरेंस यानी जिन दो एनर्जी लेवल की हमने बात करी थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये फाइनल है, इनिशियल, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई या फिर यहाँ जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उस एनर्जी की बात की जा रही है कि वो एनर्जी आई कितनी, तो उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा ई जो होगा, जहाँ पर डेल्टा ई जो होगा वो कितना होगा, 2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया। आगे बढ़े। अब आपको मिल गया एनर्जी डिफरेंस मिल गया। अब आपको ये तो पता ही है, क्या पता है कि भाई प्लांक का क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ा था, किसी भी फोटोन की एनर्जी या किसी भी एनर्जी के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी का जो फोटोन जो अवशोषित होगा या उत्सर्जित होगा, देखो ध्यान से, समीकरण 2.18 का उपयोग करके फोटोन के अवशोषण यानी यहाँ से जो एनर्जी का फोटोन निकलेगा इन दो एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर, यहाँ से जो एनर्जी का फोटोन निकलेगा या अवशोषित होगा उस एनर्जी के फोटोन की फ्रीक्वेंसी को भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। उसको पता करने के लिए आपको प्लांक का क्वांटम थ्योरी याद रखना पड़ेगा। तो एनर्जी वहाँ से कितना आता है, एच न्यू आता है। उन्होंने क्या कहा था भाई, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है प्लांक कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उस फोटोन की। आपको ये दिया हुआ एनर्जी, आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है, एच आपको पता ही है। तो ऐसे में आप फ्रीक्वेंसी जब पता करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है E इक्वल्स टू, इसको हम डेल्टा ई के टर्म में लिख सकते हैं ये। और ऐसे में फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता करनी है तो डेल्टा E/H हो जाएगा। अब रख दीजिए डेल्टा ई का वैल्यू। डेल्टा ई कितना है आपके पास, आप बोलेंगे हमारे पास ना डेल्टा ई कितना है, आर एच और इंटू 1/, इनिशियल का स्क्वायर और ये हो गया फाइनल का स्क्वायर। लेकिन हमने क्या कहा भाई, फ्रीक्वेंसी तो डेल्टा E/H होता है, क्या होता है, डेल्टा E/H होता है। तो डेल्टा ई की वैल्यू तो आपने रख दी, एच भी तो रखो नीचे। तो एच आप रखेंगे ना इस इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा E/H, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में नहीं है, RH/H इंटू 1/n इनिशियल का स्क्वायर -1/n फाइनल का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप रख सकते हैं, हर एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। आर एच का वैल्यू आपको पता है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल होता है, और एच का वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 3.29 इंटू 10⁻15। और ये आया क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी आया। फ्रीक्वेंसी को हम किस में लिखते हैं, हर्ट्ज में लिखते हैं, तो हर्ट्ज आपका मिल गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी तो मिल गया, अब आप चाहते हैं कि हम उसको वेव नंबर के टर्म में बताएं। वेव नंबर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार होता है, और इसको क्या लिखते हैं, 1/λ लिखते हैं, यानी 1/λ क्या होता है, न्यू बार होता है। अब आपने एक इक्वेशन और भी पढ़ा था, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा पढ़ा था। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/λ अगर यहाँ से लिखना चाहें, या आप ये समझो
हम समझने की कोशिश जो कर रहे हैं वो न्यू बार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू बार होता है 1/λ, ठीक है, यानी 1/λ जो होगा वो न्यू बार होगा। न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, C/λ होता है, या फिर ये लिख दो C न्यू लैम्डा होता है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, न्यू C/λ को, तो हमने क्या बोला, न्यू C/λ। अगर आप देखें इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं आप, न्यू C/1/λ लिख सकते हैं, यानी 1/λ इसके मल्टीपल में है। तो आप C को क्या कर दीजिए, इसको इसके भाग में डाल दीजिए। तो जैसे ही आप लिखेंगे न्यू/C, क्या लिखेंगे, न्यू/C = 1/λ। 1/λ को ही तो हम क्या कह रहे हैं, न्यू बार कह रहे हैं। तो न्यू/C क्या होता है, वेव नंबर होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए न्यू बार क्या होगा, न्यू/C फ्रीक्वेंसी अपॉन लाइट वेलोसिटी। अब आपको ये तो पता ही है, क्या पता है कि यहाँ से अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखें, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना मिला था, देखो यहाँ से इसको ध्यान से देख लो, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना मिला, ये रहा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ठीक है, कितना मिला, RH/H इंटू 1/इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे में फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है। तो इसी वैल्यू को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ध्यान से देखना यहाँ पर। तो न्यू बार कितना हो जाएगा, न्यू/C होता है, ऐसे में न्यू का वैल्यू कितना है, RH/H, और C तो मल्टीप्लिकेशन में है ही, तो ऐसे में 1/n इनिशियल का स्क्वायर और ऐसे में n फाइनल का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन वैल्यूज़ को और सोल्व कर लो भाई। RH/H तो आपके पास आ ही गया, कितना आया था, ये देखो ध्यान से, 3.29 × 10⁻15, तो वो वैल्यू आपने रख दिया यहाँ पर। लेकिन जो C का वैल्यू था वो आपने रखा लाइट वेलोसिटी का वैल्यू। C क्या होता है, लाइट वेलोसिटी होता है, जो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जहाँ से आपके पास ये न्यू बार आता है। अब इसको फाइनली आप सोल्व करेंगे ना, तो ये वैल्यू आपको निकल के आता है कितना, ये देखिए ध्यान से, ये वैल्यू सोल्व करने के बाद जो फाइनली आपको मिलता है वो मिलता है 1.0967 इंटू 10⁻7 इंटू 1/इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/फाइनल का स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में आ रही है, मीटर इन्वर्स में आ रही है। तो हमें अच्छे से पता है कि न्यू बार यानी कि वेव नंबर जो होता है उसको हम या तो मीटर इन्वर्स में डिनोट करते हैं या सेंटीमीटर इन्वर्स में डिनोट करते हैं, बिकॉज ये लैम्बडा का अपोजिट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, अवशोषण स्पेक्ट्रा में होता क्या है। अवशोषण स्पेक्ट्रा कब बनता है, सिंपल सा है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल स्टेट में जाए, या फिर ये कहें कि लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तभी एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तभी एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। तो इसने कहा है कि भाई अवशोषण स्पेक्ट्रा में एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल होगा। समझे इस चीज़ को, ऐसा क्यों है, आप इस चीज़ को ऐसे समझे कि ये हो गया हायर एनर्जी लेवल और ये हो गया लोअर एनर्जी स्टेट यानी लोअर एनर्जी लेवल। आप क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी एनर्जी कम है, लोअर, और ये हायर। इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ है। इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एनर्जी ना एब्जॉर्ब करी, क्योंकि अवशोषण तो तभी होता है ना जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये कहाँ पहुँच गया, हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि अब मुझे ये बताओ कि इसका इनिशियल क्या था, इनिशियल एनर्जी जो स्टेट है वो था लोअर, इनिशियल की एनर्जी क्या है, कम है, इनिशियल की एनर्जी क्या है, कम है, तो एन इनिशियल कम होगा। ठीक है, एन इनिशियल की एनर्जी कम है किससे, एन फाइनल से। तो यही तो लिखा गया है, ये देख लो। और ऐसे में एनर्जी एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू में कहते हैं, कैलकुलेट हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में करते हैं। ठीक है, तो इसको ऊर्जा का अवशोषण कहते हैं। दूसरी ओर अगर आप उत्सर्जन समझ रहे हैं तो ऐसे में देखिए इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एनर्जी इस तरीके से, दूसरे डायग्राम से समझते हैं। ये समझिए, ये है हायर एनर्जी लेवल, ये है लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन को जाना है इस लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर। ठीक है, ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एन इनिशियल की ज़्यादा है और एन फाइनल की कम है।
तो जहाँ एनर्जी रिलीज होगी वहाँ कौन सी कंडीशन होगी, एन इनिशियल ग्रेटर देन एन फाइनल होगा। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। और यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जित जब होती है तो एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होता है तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ऐसे में ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर है? तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। समीकरण 2.17 लीडबर्ग समीकरण 2.9 के जैसा ही है, ये आप देख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लेना, जिसे उस समय पर उपलब्ध प्रायोगिक आंकड़ों को द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके अलावा हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा एक विशेष संक्रमण की संगत होती है। यानी हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ हर एक आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर स्पेक्ट्रमी रेखा मिल जाएगी। कई हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रमी अध्ययन में कई संभव संक्रमण देखे जा सकते हैं, उनमें से कई स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। किसी रेखा स्पेक्ट्रम की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि एक समान तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति वाले कितने फोटोन अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट की, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं इसी सेशन में। बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़ना। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 से, यानी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 से अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य क्या होगी। सिंपल सा है, आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो आप देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इस तरीके से ना ऑर्बिटल्स होते हैं, जहाँ पर n बराबर 1 होगा, n बराबर 2 होगा, तो ये n बराबर मान लीजिए 1 है, 2 है, इस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, n बराबर 5 मान लीजिए, आप इसको n बराबर 5 मान रहे हैं, ठीक है। ये पाँचवा एनर्जी स्टेट है, पाँचवा एनर्जी लेवल है किसके लिए, या इसका पाँचवा कक्षक है हाइड्रोजन एटम का। और n बराबर 2 जो है वो ये रहा, मान के चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई अंदर की तरफ होगा ना, 2 तो अंदर की तरफ होगा, 5 बाहर की तरफ होगा। तो ऐसे में कहा गया है कि 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में बताओ एनर्जी रिलीज ही होगी। और बताया भी गया है यहाँ पर कि संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन, उत्सर्जन तभी होता है जब एनर्जी रिलीज होती है। तो उस उत्सर्जित फोटोन, यानी यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस फोटोन की एनर्जी के साथ साथ उसकी हमें क्या बतानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य। हमें फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, उसका वेवलेंथ भी बताना है। क्लियर है? चलो ध्यान से देखते हैं। तो इसके लिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल सा हमने पढ़ा है फॉर्मूला, डेल्टा ई। डेल्टा ई हमने पढ़ा था 2.18 इंटू 10 पावर -18 इंटू एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बता दो, इसमें इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है? ठीक है, डेल्टा ई लिखेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 2.18 इंटू 10 पावर -18 लिखेंगे, ठीक है। इनटू आप क्या लिखेंगे, इनिशियल क्या था भाई, इनिशियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो 5 से 2 में जा रहा है, तो इनिशियल कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर। फाइनल क्या है, पहुँच कहाँ पर रहा है वो 2 पर, तो 2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे यहाँ से, ये हो गया 25 और ये हो गया 4। 25 और 4 का एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना होगा 100। आप ले सकते हैं ना इस तरीके से। हमने एलसीएम 100 लिया, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ओवरऑल ध्यान से देखो, ये वैल्यू ना नेगेटिव में आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव में आएगी सोल्व करने पर। और जो वैल्यू आई वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद इतना आया। देखो ध्यान से, ये वैल्यू ना नेगेटिव का होने का मतलब है एनर्जी रिलीज़ होगी, और सिंपल सा एनर्जी रिलीज़ ही हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बाहर वाले एनर्जी स्टेट से या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा उत्सर्जित होगी। फोटोन की आवर्ती ऊर्जा को, अब जो आपको ये जो एनर्जी मिली है ना, या फिर ये कहें कि जिस एनर्जी का फोटोन बाहर निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है, कैसे निकाल सकते हैं। तो प्लांक का क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ा है, डेल्टा ई इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू होता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू हो जाता है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता ही है। सोल्व कर लीजिए यहाँ से। आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा ई का वैल्यू आपको पता है कितना, ये रहा, और इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो -5 पॉइंट, ठीक है।
अब ध्यान से रखिए, यहाँ एनर्जी को तो आप इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन में ना डिनोट कर सकते हैं, बट फ्रीक्वेंसी नेगेटिव साइन में कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए यूज़ करा है ताकि हम ये बता सकें कि एनर्जी रिलीज़ हुआ है या एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, सिंपल सा है। बट हमें क्या करनी है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है, किसके लिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ से 4.58 इंटू 10⁻⁻19, ये तो एनर्जी हो गई, -19 है, और डिवाइड बाई प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इन 10⁻34 जूल सेकेंड। सोल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी किस में आता है, तो आप कहेंगे हर्ट्ज़ में डिनोट किया जाता है, हाँ, या इसे सेकेंड इनवर्स में भी डिनोट किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू निकल के आया सोल्व करने पर, वो आप देख सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और भी पूछा गया है, वो है वेवलेंथ। अब आपको अगर फ्रीक्वेंसी पता हो गया है तो आप वेवलेंथ कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। कैसे, हमने ये चीज़ तो पढ़ा ही है ना, हमने ये चीज़ पढ़ा है, सी इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। सी इक्वल्स टू क्या होता है, लाइट वेलोसिटी जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू हो जाएगा। भाई सी आपको पता है लाइट वेलोसिटी होता है 3 गुना 10⁻8 होता है मीटर पर सेकंड में, और न्यू फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दोनों वैल्यूज़ को रख दीजिए और यहाँ से जो आप वैल्यू निकाल के आएगी वो हो जाएगी वेवलेंथ। हाँ, ये नैनोमीटर में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि नैनोमीटर 10⁻⁻9 होता है। आप किसी भी टर्म में लिखिए, आप चाहे इसको पाइकोमीटर के टर्म में लिखिए या फिर आप एंगस्ट्रॉन के टर्म में लिखिए, लेकिन आपको ये कन्वर्ज़न आना ज़रूरी है। किस तरीके से, ये पता होना चाहिए कि पाइकोमीटर 10⁻12 होता है और एंगस्ट्रॉन 10⁻10 होता है, और ये होता है आपका नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि He+ की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करनी है, और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सा है, He+ की बात हो रही है, मतलब हाइड्रोजन जैसे एक एलिमेंट की बात हो रही है। बिकॉज क्योंकि He+ के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, इसका Z जो होगा वो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बट इसके लिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होगा। क्यों, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ऐसे में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन उसके पास पॉजिटिव साइन होने की वजह से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है, इसी वजह से उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर डिनोट किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है। तो पहली बात तो यहाँ पूछी गई है कि भाई पहली कक्षा से संबंधित ऊर्जा पता नहीं है, उसकी जो पहली ऑर्बिटल होगी ना, प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा बता दो। और दूसरी बात पूछी गई है कि उसमें उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा है। एनर्जी का टर्म भी हमने लिखा, En जो लिखा गया था -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू Z²/n² होता है, और ये जूल में आता है ये वैल्यू। लेकिन ये जूल एक एटम पर एटम की बात हो रही है, एक एटम के अंदर उस सेल की एनर्जी कितनी होगी ये बताई गई है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये पर एटम का मतलब है एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर Z का वैल्यू हीलियम के लिए कितना होता है, 2 होता है, लेकिन उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ऑर्बिटल में ही होगा, तो ऐसे में n का वैल्यू 1 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को आप रख दीजिए और यहाँ से आपका कैलकुलेशन होके जो वैल्यू आती है वो ये आ जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। दूसरी बात इसने पूछी रेडियस की बात करें, यानी उस कक्षा की त्रिज्या की बात करें, तो Rn आता है, कितना आता है भाई 52.9, आपने तो यही पढ़ा है, 52.9 इंटू n²/z, और ये वैल्यू किस में था, पाइकोमीटर में था। आप इसको किसी में कन्वर्ट करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, n का वैल्यू तो यहाँ तो एक ही होगा, z का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा। सोल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको नैनोमीटर में लिखें या आप एंगस्ट्रॉन में लिखें या फिर आप इसे पाइकोमीटर में लिखें, लेकिन आपको ये कन्वर्ज़न आना ज़रूरी है। क्लियर है। तो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज के इस सेशन में हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है यहाँ पर हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। और ध्यान रख लेना, यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पहली बात जो डिस्कस करी है वो एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बहुत बार यूज़ करा जाता है, ये ध्यान रख लेना। इस इक्वेशन को बहुत बार यूज़ किया जाता है, इसको याद रख लेना। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है वो भी आप याद रखिए, फ्रीक्वेंसी का टर्म जो है वो भी आप याद रखिए, ये वाला टर्म,
सॉरी, इस इक्वेशन टर्म को भी आप याद रखिए, ये है फ्रीक्वेंसी के लिए। और एक हमने पढ़ा है यहाँ पर वेव नंबर के लिए, वेव नंबर के लिए पढ़ा है, इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, इन तीनों को याद रख लेना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या था बस वो आप समझ लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी इस वीडियो इस सेशन का सभी को बेनिफिट मिल सके। और आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।